Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 5.4 अशोका एंड हिज धम। अशोक और उसका धम। अशोक इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग इन इंडियन हिस्ट्री। अशोक को भारतीय इतिहास में एक महान शासक माना जाता है। ही इज प्रेज्ड not so much for his militaristic activity as for his policy of धम। उसकी प्रशंसा उसकी सैनिक गतिविधियों के कारण नहीं, बल्कि इसकी तुलना में उसके धम से संबंधित नीतियों के लिए की जाती है। According to some of scholars, Ashoka was a follower of Buddhism, and through Dham he tried to propagate the principle of Buddhism. अब देखिए, कुछ विद्वानों के अनुसार अशोक जो थे, ठीक है, अशोक बुद्धिज्म मानते थे, वो बौद्ध धर्म के सिद्धांत को मानते थे और वो अपने धम्म के सिद्धांत से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करते थे। बट दिस डज नॉट सीम टू बी ट्रू, एज धम्म हैड नथिंग टू डू विद द प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म। परंतु इसमें कोई सच्चाई नहीं नजर आती है, क्योंकि जो धम्म है उसका बौद्ध धर्म से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। इट वॉज अ कोड ऑफ कंडक्ट और आइडियल सोशल बिहेवियर कॉमन टू ऑल रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विच ही अपील्ड टू हिज सब्जेक्ट्स टू फॉलो। अब देखिए, यह तो एक आचार संहिता है, धम्म एक आचार संहिता है, एक आदर्श सामाजिक व्यवहार जो कि सभी मानेंगे, विश्व में सभी जो धर्म है वो मानेंगे, उसको कहा जाता है, ठीक है, जिसको अपनाने के लिए अशोक ने अपनी प्रजा से अनुरोध किया। Although Ashok himself believed in Buddhism, he never discriminated among other faiths or religions. अब देखिए, अशोक स्वयं बौद्ध धर्म मानते थे, परंतु उन्होंने कभी भी किसी अन्य धर्म के विरुद्ध कोई भी भेदभाव नहीं किया। आगे बोल रहा है, A closer look at Ashokan edicts illustrates that basic attributes of Dham included compassion, daya, charity, दान, truthfulness, purity and gentleness. अब देखिए, जो अशोक के समय के शिलालेख हैं उनको जब हम लोग विस्तार में ध्यान से पढ़ेंगे तो हम लोग को यह समझ में आएगा, यह पता चलता है कि धम्म का जो मूल विशेषता था उसमें क्या क्या था। उसमें था करुणा, दया करना, चैरिटी, दान दक्षिणा करना, सच्चाई रखना, पवित्रता रखना और अच्छा व्यवहार रखना। पिलर एडिक्ट 3 आस्क्ड सब्जेक्ट्स टू कंट्रोल वायलेंस, क्रुएल्टी, एंगर एंड एनवी। अब देखिए, जो पिलर्स मिला स्तंभ, उसमें जो शिलालेख 3 है उसमें लोगों से हिंसा पर नियंत्रण रखने पर, अत्याचार, क्रोध और ईर्ष्या पर नियंत्रण पाने का अनुरोध किया गया है। रॉक एडिक्ट 1 कॉल फॉर अ बैन ऑन एनिमल सैक्रिफाइस एंड सोशल गैदरिंग्स लाइक समाज। अब जो चट्टान में खुदाई हुई, तो जो चट्टान के शिलालेख 1 में यह पाया गया कि लोगों को एनिमल सैक्रिफाइस, पशु वध पर पाबंदी लगाई गई और जो समाज की तरह लोग सामाजिक सम्मेलन करते थे उनमें भी रोक लगाया गया। द रॉक एडिक्ट 2 डिक्लेयर्स मेजर्स टू बी टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स, रोड्स, इंस, वेल्स एंड प्लांटिंग ऑफ शेड गिविंग ट्रीज। अब आगे चट्टानों के शिलालेख 2 में यह घोषित किया गया कि अस्पताल, सड़कें, सरायों और कुओं का निर्माण हो, साथ ही साथ छाया देने वाले पेड़ों का भी निर्माण करने की बात की गई है। नेक्स्ट, 3rd, 4th एंड 12th रॉक एडिक्ट्स आस्क पीपल टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स, रिलेटिव्स, ब्राह्मण्स एंड श्रमणास, मॉन्क्स। अब देखिए, जो 3रा, 4था और 12वां
जो स्तंभ है, ठीक है, रॉक एडिक्ट्स है, ठीक है, जो अभिलेख है, उसमें लोगों से कहा गया है कि अपने माता पिता, अपने सखी संबंधियों, रिश्तेदारों, ब्राह्मण, श्रमणों जो भिक्षु होते हैं, उनका सम्मान करें। ही ऑल्सो अपॉइंटेड अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑफिशियल कॉल्ड धम्म महामत्रस। अब देखिए, उसने अपने राज्य में धम्म महाभाग नामक एक विशिष्ट प्रकार के काम करने वाले लोगों को भी रखा था। Their main function was to oversee and supervise the peaceful function of the principle of धम्म। अब उनका काम क्या था? उनका काम यह था कि वह देखें कि धम्म का जो सिद्धांत है उसका शांतिपूर्ण तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। 12th rock edict is especially important since it says the king Piyadasi, the beloved of the gods, respected all sects, whether ascetics or householders, and he honors them with gifts and honors of various kinds. Let an alien sect also be respected on every occasion. 12वें शिलालेख का अभिलेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहा गया है राजा प्रियदर्शी है, ईश्वर का प्रिय है, सभी संप्रदायों का सम्मान करता है, चाहे वह सन्यासी हो या गृहस्थ हो, और उन्हें अलग अलग प्रकार के उपहार और सम्मान देकर उनका आदर करता है, और चाहे वह किसी भी धर्म के हो, हर अवसर पर उनका सम्मान होना चाहिए। ठीक है। It shows clearly that neither Dham was Buddhism nor Ashoka was trying to convert people to Buddhism. However, the question is, why did he give so much attention to this policy? अब देखिए, यहाँ से यह पता चलता है कि अशोक लोगों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाने का प्रयास कर रहा था, परंतु सोचने की बात यह है उसने इस नीति पर अत्यधिक बल क्यों दिया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, हिस्टोरियंस बिलीव दैट बाय द लेटर हाफ ऑफ अशोका's रूल एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीट। इतिहासकार यह मानते हैं कि अशोक के शासन का जो आधा समय बीतते बीतते साम्राज्य का विस्तार लगभग पूरा हो चुका था। इट वॉज एन एम्पायर हैविंग डिफरेंट कल्चर, सोशल एंड रिलीजियस ग्रुप। अब अशोक का साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था, तो यह ऐसा साम्राज्य था जिसमें अलग अलग सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समूह थे। In order to save the empire from political tensions arising out of these differences, there were two ways. अब देखिए, अलग अलग साम्राज्य में अलग अलग सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समूह होने के कारण ऐसा हो सकता था कि इनमें फूट पैदा हुए राजनीतिक तनाव से साम्राज्य को बचाने के लिए अब दो ही रास्ते थे। He could either increase the size of armed forces to seek military solution of these conflicts, which might have needed increased taxes and in turn could lead to more resistance. एक तो यह तरीका था कि ये जो संघर्ष है, ये जो समस्या है, इसके समाधान के लिए सैनिक बल बढ़ाया जाए, जिसके लिए लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर और टैक्स लगाएगा, कर लगाएगा, और इससे जनता परेशान होती और लोगों का विरोध और सामने आता। Another alternative was peaceful resolution of various conflicts by cementing on and welding the of divergent group. अब देखिए, दूसरा विकल्प यह था कि जो अलग अलग मतभेद वाले समूह हैं उनमें सद्भाव और सहृदयता उत्पन्न करके ऐसा करे कि वो लोग एक साथ रहें, इससे वो लोग में युद्ध ना हो। अशोक chose the second alternative in order to promote harmony and peace in his kingdom. अशोक ने अपने साम्राज्य में सामंजस्य और शांति स्थापना करने के लिए दूसरा विकल्प चुना। अब देखिए, यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं लिखाई, ये दीवारों पे लिखा गया था, चट्टानों पे लिखा गया था, अशोका's पिलर एडिक्ट।
ठीक है, ये एक स्तंभ में पाया गया है। ठीक है, इससे काफ़ी जानकारी मिलती है। अशोका thus has an important place in Indian history because he was the first king to initiate policies of peace rather than of war and aggression. इसलिए भारतीय इतिहास में अशोक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वह पहला ऐसा शासक था जिसने युद्ध और आक्रमण के स्थान पर शांति की नीतियों की शुरुआत की थी।